उसको दिला रहे हैं, उसमें आरती मैडम आते हैं, उनका क्लास होगा बायोलॉजी का, जो ऑनलाइन में बच्चे हैं, ऑफलाइन में दूसरे टीचर क्लास लेंगे। तो कल से 10:30 में वो चलेगा आप लोग का बायोलॉजी क्लास। चलिए आज अभी शुरू करते हैं इधर। चलिए, तो पिछला क्लास याद है, हम लोग चल रहे थे महाजनपद काल, है ना। टेस्ट में परफॉर्मेंस ठीक ठाक बनाए थे। अरे नचिकेता वाला पूछ रहा था, वो तुमको कट उपनिषद पूछने वाला, तो केन बोले तो केन चल जाएगा, तो हम तो ये का पूछता है, उतना छोटा पूछ रहा मतलब बुद्धि कम है। चलिए, वो तो ऐसा ही किया हुआ था जी, उसको तो बोलिए। हाँ, विकासवादी सिद्धांत क्या लाया आंसर? नहीं मिला, डार्विन बता दिया बस। चलिए खैर, डिस्कशन उस पर करेंगे, अभी पहले महाजनपद को आगे बढ़ाया जाए। पहले चलिए ध्यान दीजिए सब लोग, महाजनपद काल ध्यान दें। महाजनपद को ही हम लोग दूसरा नंबर क्या बोले थे? सूत्रकाल। चलिए ध्यान दें। अच्छा, ईमानदारी से कल जो 40% टेस्ट हुआ, कितने बच्चे 30 प्लस कर रहे थे? वहां तो उठाओ, झूठ मूठ लगता है तो उठा रहा है। 30 प्लस क्या है? अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया। 39 40 में 42। अरे 2 क्वेश्चन अपने से कहां से सही कर दिया जी। चलिए खैर, अरे कोई बात नहीं, अब तो यूट्यूब के साथ साथ यहाँ भी टेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, उसको जचवा के यहाँ भी देखेंगे किधर कौन पढ़ रहा है। पढ़ने वाले लोग हम हमेशा खोजते रहते हैं किधर कौन ध्यान दे रहा है। फिर टेस्ट होगा, महाजनपद खत्म करेंगे तो महाजनपद बड़ा लेसन, क्योंकि इसमें पूरे महाजनपद पीरियड में बौद्ध धर्म, जैन धर्म पूरे सब हो, इतना फिर पूरे से 40 क्वेश्चन का टेस्ट हो। लेसन वाइज 40 पढ़ के टेस्ट देते रहोगे, एकदम टेस्ट पूरा चैप्टर सही हो जाएगा। तो चलिए अब जरा ध्यान दीजिए सब कोई, महाजनपद काल के बारे में हम लोग थोड़ा सा रिकैप चलते हैं, पिछले क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हम लोग पिछले क्लास में देखे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट था 600 ईस्वी पूर्व, याद आ रहा है? 600 ईस्वी पूर्व में कृषि कार्य में लोहा का प्रयोग शुरू हुआ। ये मानव के लिए सबसे बड़ा रिसर्च था। इसके पहले खेती में लोहा नहीं आया है। लोहा से हम बार बार आपको लॉक करते हैं, क्वेश्चन 2 तरह का उठता है। लोहा का पहली बार प्रयोग किस काल में हुआ? उत्तरवैदिक काल, क्योंकि उत्तरवैदिक काल के अथर्ववेद में लोहा के लिए श्याम अयस्क शब्द का प्रयोग हुआ है। यूपी का जगह है अतिरंजी खेड़ा, कभी कभी जगह भी पूछेगा तो अतिरंजी खेड़ा में सबसे पहले लोहा के उपयोग का प्रमाण मिला। दूसरी बात, लोहा का पहली बार कृषि में उपयोग कब किया गया? तो महाजनपद काल हुआ। अब लोहा के प्रयोग होने से जंगल काटना आसान हो गया, बड़े बड़े भूभाग के विस्तार हो गए और खेतों की गहरी जुताई होने लगी। लोहा ही टर्निंग पॉइंट है। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ उत्पादन अधिशेष। उत्पादन अधिशेष का मतलब है खाने से ज्यादा उत्पादन, अधिशेष बचने लगा। और जब उत्पादन अधिशेष होने लग गया, तब एक नया चीज का डेवलपमेंट हुआ, वो था द्वितीय नगरीकरण। फिर से भारत में टाउन डेवलप करने लगा, क्योंकि खाने से ज्यादा होने का मतलब है एक टाउन का डेवलपमेंट होना। और इसीलिए प्रथम नगरीकरण हड़प्पा है और द्वितीय नगरीकरण महाजनपद पीरियड। और नगर को ही हम लोग देख रहे हैं महाजनपद के नाम से जानते हैं। और ये कुल महाजनपद की संख्या 16 थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र, देखो बीपीएससी में क्या करेगा, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। अब देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या बौद्ध लिखा है? नहीं। जैन लिखा है? नहीं। अब वो क्या करेगा, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है त्रिपिटक से, अभिधम पिटक से, सी में दे दिया आपको भगवती सूत्र से, डी में आपको दे दिया अंगुत्तर निकाय से, ई में एक से अधिक सही कोई सही नहीं। जल्दी बोलो। तो आपको अपने से समझना है कि अगर क्वेश्चन में बौद्ध ग्रंथ होगा तो अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ होगा तो भगवती सूत्र, कुछ नहीं बोलेगा तो दोनों होगा, आंसर की चला जाएगा। बोलिए स्टेप क्लियर है सबका? अब हम लोग को क्या करना है आज के क्लास में, 16 महाजनपद को मानचित्र पर खूब बढ़िया से समझना है। पिछले क्लास में हमें लगता है 16 में 8 मानचित्र पर हो गया। बुलाएंगे अभी हम देखेंगे कौन 8 बना सकते हैं। कितने लोग 8 बना दोगे जो हुआ? हाँ, हमारी दिलचस्पी गिरे हाथों में, ये भी चेक कर रहा है, नहीं बनेगा। नहीं, घर में खाली खा खा के आराम करने वाला रूटीन बंद कर दो, एकदम सोचो कि जो हुआ है एकदम निकाल के पढ़े। चलिए ध्यान दीजिए, एक बार हम फिर से इसको बना रहे हैं, बढ़िया से सुनेंगे और एकदम सब लोग से बनना चाहिए। भारत का मानचित्र बनाने सिखाए थे, याद आ रहा है ना? देखो इंडिया का मानचित्र भी सब लोग से बनना चाहिए। ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वर्ल्ड का मानचित्र भी तुमसे बनना चाहिए। इंडिया में डरा रहा ना, विश्व बनवाएंगे। और जब बिहार पढ़ेंगे तब बिहार बनवाएंगे। जब तक मानचित्र के साथ खेलने कूदने नहीं आएगा तब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा। मानचित्र ही दिमाग एक्सेप्ट करता है। तो अभी तो तुम लोग इंडिया में डरा रहा ना, वर्ल्ड बनाओगे, विश्व। एक ही बार कहोगे पुर्तगाल है, स्पेन है और ये फलाना देश है, कहेंगे कि बाप आइडिया लग गया है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग देखे थे कि जो सेकंड पार्ट बनाएंगे ये इससे ऊपर के नीचे नीचे मानचित्र बनाने में हमने बताया है कि बेसिक बात ध्यान रखना, इससे या नीचे हो। इसके बाद इधर से जब चलेंगे तो ये ऐसा सेक्शन राजस्थान है और इस तरह से किए तो गुजरात, याद आ गया सबको? यहाँ उत्तराखंड है, नीचे की ओर हम लोग धंस जाएंगे और फिर यहाँ से एक अंगूठा और इस तरह के सिस्टम कर करके आपको बताए थे मिजोरम त्रिपुरा और हम लोग ऐड कर लिए, याद आ गया है? अब इसमें जो महत्वपूर्ण है उनकी बात करें। 16 महाजनपद में आप सभी को जो हम समझाए थे उस बात को पहले सीखिए। नर्मदा नदी नीचे है, ये महानदी की ताप्ती की नर्मदा की गोदावरी। तो अगर ऊपर करेंगे तो आपको ध्यान रखना कि नर्मदा है और ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को डिवाइड करता है। यानी कि अगर लाइन खींचेंगे तो समझना इसके ऊपर उत्तर भारत, इसके नीचे दक्षिण भारत। 16 महाजनपद में सबको ध्यान एकदम कंप्लीट देना है, क्योंकि हम टोटल महाजनपद आपको पूछेंगे। इसमें महाजनपद के बारे में अगर थोड़ा और बढ़िया मानचित्र के साथ चले तो ये गंगा रिवर और गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी यमुना रिवर। गंगा और यमुना तो जानिए। अब इसमें ध्यान दीजिए, 16 में 15 महाजनपद जो थे वो उत्तर भारत में थे, सिर्फ एक महाजनपद दक्षिण भारत में थे और वो महाराष्ट्र में गोदावरी के पास। कौन सा है? अस्मक। और इसीलिए दुलरुआ है क्योंकि एक लौता है। 16 में 15 ऊपर है, सिर्फ एक दक्षिण में। तो आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत का महाजनपद कौन है? तो अस्मक। और अस्मक की राजधानी पोतना। तो ये दुलरुआ है क्योंकि दक्षिण भारत का एक लौता है। ये तो लाइन क्लियर है सबका? दूसरी बात आपको सिखाए थे कि 16 महाजनपद में 2 महाजनपद भारत से बाहर, याद है? एक महाजनपद की बात चले थे, इसका नाम था गांधार और गांधार की राजधानी तक्षशिला। क्या तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में है? नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि गांधार भारत में नहीं है। दूसरा, कश्मीर के पास है कंबोज और कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। तो हम लोग पिछले क्लास में भी देखे कि 3 महाजनपद तो एकदम इजीली याद हो गया, एक दक्षिण में है, 2 भारत से बाहर। अब दूसरी बात फिर देखे कि अपने राज्य बिहार की बात करें तो बिहार में सिर्फ गंगा से दूर एक ही है और वो है मगध। मगध गंगा से नहीं सटता। गंगा की सहायक रिवर उसमें फल्गु है, यानी है, वो उसमें टच करता है, लेकिन गंगा से दूर है और इसको हम लोग मगध महाजनपद के नाम से जानते हैं और इसकी राजधानी कहां है? राजगीर। याद आ रहा है सबको? इसके बाद जस्ट हम लोग देखें तो ये गंगा को टच करता है। भागलपुर का हिस्सा वहीं पे गंगा बिहार में फिर मुड़ जाती है अगल। तो इसलिए भागलपुर का जो हिस्सा देख रहे हो ये है अंग और अंग की राजधानी चंपा। जब आपको कहेंगे भागलपुर के पास तो समझना अंग।
इसके बाद गंगा के जब पार करते हैं तो गंगा पार जो वैशाली जो तुम देखते हो, जो आप हरिहर क्षेत्र का मेला हाजीपुर का देखते हो, ये महाजनपद कौन सा है? वज्जी। और वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली। बोलो जी, क्लियर सबका? अब इसके बाद आपको सिखाए थे कि देखो जब यहां से चलोगे तो एक जो देख रहे हो काशी, बनारस भी गंगा किनारे, और इसीलिए ये है काशी महाजनपद। और काशी की राजधानी कहां है? वाराणसी। और वाराणसी भी आपके गंगा किनारे हो। इसके बाद बताए थे गंगा और यमुना का जो संगम है, जिसको इलाहाबाद कहते हैं। अरे इलाहाबाद गंगा यमुना का संगम है। तो जो संगम देख रहे हो, पॉइंट पर गौर करो, ये संगम जो गंगा यमुना का है, ये इलाहाबाद प्रयागराज, और इस समय इसका नाम क्या है? वत्स महाजनपद। और वत्स महाजनपद की राजधानी कहां है? कौशाम्बी। अब इसी को हम लोग कहें वत्स महाजनपद, इसका कैपिटल कहां है? कौशाम्बी। अब आपको कभी कभी देगा इलाहाबाद या प्रयागराज महाजनपद के निकट जो था, तो आपको आंसर क्या देना है? कौशाम्बी। बोलिए यहां तक क्लियर है सबका? अब यहां से जो हम लोग देखें, ये पूरी बात आप लोग का लगभग हो गई। अब इतना हमें लगता है पिछले दिन याद करवा लिए थे। 8 हो चुका है, 2 1 3, इसके बाद 4 5 6 7 और 8, यहां तक तो पिछले क्लास हुआ। आज 8 फिर सीखेंगे, तो उसमें जो जो क्वेश्चन के रूप में बनेगा उस पर आपका विशेष ध्यान चाहेंगे कि नहीं, एकदम क्वेश्चन राउंड आपका क्लियर होते जा रहा है। देखिए, सिर्फ राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझा रहे हैं, राजस्थान में भी सिर्फ एक ही महाजनपद है, और जो राज्य में एक रहेगा वही सब क्वेश्चन बनता है। क्योंकि कई लड़का 16 महाजनपद राजधानी के साथ याद कर लिया, अब उसको कहेगा निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद राजस्थान में, तो जब तक आप मानचित्र नहीं जानोगे, नहीं बनाओगे कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश में, तो मैपिंग पे आपको एकदम पैनी दृष्टिकोण विकसित होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान जो आप देख रहे हो, इसमें सिर्फ एक महाजनपद है, और उस महाजनपद का नाम है मत्स्य। मत्स्य महाजनपद जयपुर के पास, ये जयपुर मॉडल में जो देख रहे हो वो मत्स्य महाजनपद है, और इसका कैपिटल का है विराटनगर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम कहेंगे राजस्थान में, तो आपको कहना है कि सर राजस्थान में राजा लोग मुर्गी क्या खाएगा? मछली खाता है। राजस्थान राजा का स्थान, तो मुर्गा मुर्गी नहीं, मछली खाने वाला स्थान है, तो मत्स्य दिमाग में सेट रखें। तो बोलो राजस्थान मत्स्य दिमाग में सेट हो गया, और मछली विराट, विराट बड़ा बड़ा, तो विराटनगर राजधानी भी ठीक रखना। तो चलिए मत्स्य विराट, राजा कोई छोटा मछली खाएगा, विराट बड़ा बड़ा, तो मत्स्य का कैपिटल क्या हो गया? विराटनगर। तो राजस्थान का विराटनगर क्लियर हो गया सबका। अब यहां से जो चल रहा है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट का ध्यान आपका चाहिए। देखिए, अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब हम वैशाली से ऊपर चलते हैं, थोड़ा नेपाल तरफ चलते हैं, तो एक राजा थे, उनका नाम था मल्ल। पहले मल्ल युद्ध कुश्ती को कहते थे, और उसी के नाम पर इस महाजनपद का नाम है मल्ल। मल्ल महाजनपद इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है ये इसी मल्ल महाजनपद में। और आप जानते हो मल्ल महाजनपद की राजधानी कहां है? कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कहां हो गया? कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो मल्ल कुशीनगर में ही हुआ। कई बार बच्चे गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर याद रखता है, और अच्छा सेटर जब रहता है तो कुशीनगर गायब कर देता है, और जो याद है वो सब डालता है। बुद्ध की मृत्यु हुई। अब चॉइस ए में क्या देगा? कपिल वस्तु, बी में देगा लुम्बिनी, सी में देगा बोध गया, और डी में आपको दे दिया मल्ल, ई में दे देगा इनमें से कोई नहीं। अब कई लड़का जो रटंत है वो कहेगा बुद्ध, लग रहा है कपिल वस्तु होगा, नहीं तो लुम्बिनी होगा, क्योंकि वो चॉइस देखता तो पता चलता, चॉइस गायब कर दिया। और जो लड़के महाजनपद पड़े हुए मुस्कुराता है कि बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर, कुशीनगर नहीं है तो मल्ल की राजधानी हमारा मल्ल होगा, आंसर हो गया। बोलिए क्लियर है सबका? अब देखिए, मल्ल के बाद अगर हम चले तो अभी जो वर्तमान में यूपी का सेक्टर आप देख रहे हो, जो अयोध्या के नाम से जाना जा रहा है, तो ये अब अयोध्या का जो जगह देख रहे हो इसी का नाम है कौशल। कौशल, यहां गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश दी। श्रावस्ती जो तुम कैपिटल रटा है, फिर वही है, बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश किस महाजनपद में दिया? तो कौशल है। कौशल का मतलब मॉडर्न नाम अयोध्या, जो अयोध्या देख रहे हो कौशल है, और कौशल की राजधानी कहां है? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो बताइए मल्ल, कौशल, मत्स्य, ये तीनों क्लियर है सबका? अब देखो, जब इससे आगे चलोगे तो यहीं पर है पांचाली, पांचाल महाजनपद। और ये जो तुम देख रहे हो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, तो इस महाजनपद का नाम क्या हो गया? पांचाल महाजनपद। और पांचाल महाजनपद का कैपिटल कहां है? अहिछत्रक। पांचाल का कैपिटल कहां है? अहिछत्रक। तो पांचाल महाजनपद ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। इसके बाद अगर हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं तो यही मेन है कुरुक्षेत्र, एक कुरु महाजनपद है। और आपसे कभी भी कहें कि बताओ कुरु महाजनपद का कैपिटल कहां है, तो कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु का राजधानी कहां हो गया? इंद्रप्रस्थ। तो कुरी जो कुरु देख रहे हो दिल्ली ही वर्तमान अभी देख रहे हो, ये इंद्रप्रस्थ है। धीरे धीरे हस्तिनापुर नाम जो आप सुने हो, ये इसी का डेवलपमेंट। इसी के नजदीक आओगे, इंपॉर्टेंट देखना ध्यान से, यूपी में ही यमुना के किनारे एक और बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था जो कृष्ण का मेन स्थल रहा है, और वो आप जानते हो मथुरा। मथुरा किस नदी के किनारे है? यमुना। मानचित्र में ध्यान देना, नहीं तो कई बच्चे को बोलते हैं सुरसेन, कहता सर आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन तुमको ध्यान रखना है कि सूरसेन का कैपिटल कहां है? मथुरा। और मथुरा किस नदी के किनारे? यमुना। और इसीलिए ये जो महाजनपद आप देख रहे हो ये है सूरसेन महाजनपद, और सूरसेन का कैपिटल कहां है? मथुरा। मथुरा यमुना के किनारे होगी। बोलिए क्लियर है सबका? इसके बाद हम लोग अब चलते हैं तो 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद है, और अब देख लीजिए, एक महाजनपद का नाम है अवंती, एक है अवंती। अवंती को ही मध्य प्रदेश में आप जानते हो कैपिटल उज्जैन। उज्जैन का नाम तो सुने हो सब। तो अवंती महाजनपद का राजधानी कहां है? उज्जैन। दूसरा है ये है चेदी, और चेदी महाजनपद का राजधानी कहां है? शक्तिमती। तो ध्यान दीजिए, ये है शक्तिमती, चेदी महाजनपद का कैपिटल हो गया। अब बताइए, पिछले क्लास 8 देखे थे, अब आज के क्लास में जो हमने बढ़ाया, बताओ मल्ल बढ़ा दिया 1, कौशल बढ़ा दिया 2, पांचाल बढ़ा दिया 3, कुरुक्षेत्र बढ़ा दिया तो 4, सूरसेन बढ़ा दिया तो 5, मत्स्य बढ़ा दिया तो 6, और अवंती बढ़ा दिया तो 7, और चेदी बढ़ा दिया तो 8। 8 और 8 कितने हो गए? 16 महाजन। अब ई वाला चोरी अलाउ रहेगा तब क्वेश्चन आएगा, नहीं बना सकते हो। अब आपको क्वेश्चन आएगा कौन सा महाजनपद यमुना से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन सुनो, अब ध्यान दीजिए, परीक्षा में कुछ नहीं करता बाबू, एकदम क्वेश्चन का जो लेबलिंग होता है ना, सेटर इतना समझदार होता है कि सेट करते समय मुस्कुराता है कि बच्चे लोग का क्या हुआ होगा, जो मानचित्र नहीं सीखा है, लूसेंट करके रख रहा है, उनको बेचारे को मानचित्र पकड़ा नहीं, अब मानचित्र नहीं पकड़ेगा तो उसको दिक्कत हो। अब बताओ कौन सा महाजनपद यमुना से संबंधित नहीं है? सूरसेन महाजनपद, कुरु महाजनपद, और इसी में आपको अगला चॉइस दे रहा है कौशल महाजनपद। बोलिए जल्दी से, तो कौशल होगा, क्योंकि कौशल जो देख रहे हो वो इलाहाबाद के पास, यमुना आप देख रहे हो कि यहाँ पे गंगा यमुना ये यही है, ये आपका अयोध्या के पास हो। तो अब आपका ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का स्टेप, किस राज्य में 16 महाजनपद में कोई महाजनपद विकसित नहीं हुआ? राजस्थान, चॉइस ए। सुनते जाना, किस राज्य में किसी महाजनपद का विकास नहीं हुआ? चॉइस ए में है आपका राजस्थान, चॉइस बी में आपका है बिहार, चॉइस सी में आपका है उत्तर प्रदेश,
चाहे देख लेना ठीक से। और चॉइस डी में आपका है गुजरात। है महाजनपद। तो अभी कितना अच्छा से बोल रहा है, ये सब हटा के फिर टेस्ट होगा ना, तो उसी में ब्रेन जांच हो कि हाँ इसके अंदर दिमाग में ये वाला बैठा है कि नहीं। तो बोलो क्लियर सबका, जल्दी से अभी इसको छाप के मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, तब इससे आगे चलेंगे। और घर पे 2 बार 3 बार अपने से अभ्यास कीजिएगा मानचित्रों के साथ। अभी तो रिवर आप लोग नहीं बनाए होंगे, तो रिवर छोड़ दो, सेकंड स्टेप का चीज रिवर है। जब बच्चे का कंसेप्ट एकदम ठीक होता है तो रिवर हो जाता है। शुरुआत इनिशियल फेज नदी नहीं भी बनाया हो तो कोई बात नहीं, नदी नहीं बनाओ, ऐसे ही आप चलते चलो अंदाज से। बोलिए। मल यूपी में ही है और नेपाल को टच करता है। मल राजा का बाद में बिहार में भी कुछ कब्जा हुआ है, तो कई जगह आपको मिलेगा कि महावीर की भी मृत्यु मल में ही हुआ, क्योंकि पावापुरी पहले मल के कब्जा में ही रहा। तो लेकिन मल का पावापुरी जो है वो बिहार का क्षेत्र है। कई जगह आप खोजोगे कि गौतम बुद्ध महावीर की मृत्यु कहेगा कि मल महाजनपद में हुआ, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, मल के एरिया में पावापुरी था लेकिन पावापुरी बिहार में। ओके मार देना, ये तो कितना टॉनिक का काम करेगा कि इसमें बुद्धि लगाओगे। अरे थोड़ा बहुत झील मिला है तो समझो कि बुद्धि बढ़ा रहा है। ये लोग एकदम रेडीमेड वाला है। हमको तो डर लग रहा है मच्छर मर रहा है तो कहीं मार के साथ ना दे साहब, क्यों मरा होगा जो। एक बच्चा लिख रहा है कि थोड़ा घिचपिच हो गया, तो 16 को मैप बनाना, एक में एक बना देना, एकदम साफ साफ दिखाई देगा। 16 मानचित्र बना लेना इंडिया का, एक में एक बनाना, एकदम साफ साफ होगा। घिचपिच तो करना ही है, वही करने आया तो सीखा। बोलिए। पंचाल यूपी उसी क्षेत्र में हो गया। चलिए, कई लोग लगता है कि अरे तुम्हारा 8 के बाद 9 अभी तक नहीं हुआ है जी, वो नदी बनाने में लगा था। अभी देखो तो यमुना को कहां पहुंचा दिया, तुम यमुना बिहार तक खींच दिया है। यमुना इलाहाबाद में ना है, अब तुम गंगा यमुना का संगम ऐसा इंडिया के बाहर कराने लगो। इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से मार्ग बदल लिया है। नदी बनाओ तो स्टेप देखो, ऐसे इनिशियल फेज में नदी नहीं भी बनाओगे तो कोई बात नहीं। एक बच्चे पूछ रहा है कि अभी यूपी में कौन कौन सा महाजनपद है, तो बस देख लो यूपी के महाजनपद, बस काशी से शुरू कर लो और बस ये वाला जो घेर दोगे अभी यूपी के महाजनपद, ये तो आपके लिए आसानी है। हाँ, गंगा यमुना द्वार क्षेत्र है। चलिए ये बताइए क्लियर है सबका ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए सुनिए जल्दी से बनाइए और उसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन राउंड जो चलेगा ना उसमें आपके कंसेप्ट ज्यादा बढ़िया आएंगे। थोड़ा और बड़ा करें क्या? लो ये वाला जिनको खिचपिच है वो वाला गायब करके केवल पहले ये वाला बना लो। बस बस ये उतर जाओ, उसके बाद एक कलंग और देंगे, हो गया। इसको पूरा गायब कर देंगे, ये हो गया सबका। चलो ये लो, हो गया जो तुम चाह रहा था। कुरु मतलब बाबू दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में हो गया। देखो पप्पू जी पूछ रहा है 10:30 AM में बायोलॉजी होगा कि पीएम में। तुम्हारी जैसा था उसको क्या पानी ले आओ तो गिलास में लाओ, सर की मग में गिलास में लाओ, नल वाला सर की चापाकल वाला, तो ना चापाकल वाला लाओ, तो सर चापाकल वाला लाए तो उसमें 2 हैंडल चला के कि 4 हैंडल चला के, तो फिर हम कहना 4 हैंडल चला के, तो सर कांच वाला गिलास में कि स्टील वाला गिलास में, हम गिराने तो दूसरा से मंगा लेंगे। वैसे ही उधर कर रहा। चलो ध्यान दो, 16 महाजनपद क्लियर हो गया सबका ना। अब सुनिए जरा ठीक से, स्टेप पे ध्यान दीजिए तो आप लोग का बेस क्लियर हो जाए, ध्यान दिया जाए। अब सुनेंगे, अब यहाँ से बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है। अब जो बच्चे इसको समझ रहे हो, मानचित्र समझ रहे हो, वो लोग कहानी समझ पाओ, नहीं तो कहानी ही नहीं समझ में आता। मानचित्र में आप कहते हैं कि अब मथुरा पे हमला हो रहा है, बेचारे को पता ही नहीं चलता कि पहले मथुरा का, अब उसमें मथुरा का मतलब सुरसेन है, सुरसेन का कैपिटल कहां हो गया? मथुरा। सुनिए अब ठीक से, चाहेंगे अब आपका ध्यान मेरे साथ बोर्ड पर आए, बढ़िया से अब एकदम 5 मिनट स्थिरता से समझिए तो बढ़िया कंसेप्ट आपका आ जाएगा। देखिए 16 महाजनपद जो उभर कर आए उसमें एक से एक राजा हुए और जो बड़े बड़े शासक हुए, उसमें सौभाग्य की बात है कि मगध सभी पर भारी पड़ा। पूरे 16 महाजनपद में बाकी 15 महाजनपद सबको मगध जीत लिया और इसीलिए मगध धीरे धीरे बढ़ते चला गया। तो हम लोग एक हेडिंग देंगे, मगध का उत्कर्ष। उत्कर्ष माने बढ़ना, मगध कैसे कैसे बढ़ा है उसके उत्कर्ष की कहानी सुनेंगे। तो नीचे एक हेडिंग दे दीजिए, मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष। चलिए सब बच्चे ध्यान देंगे हमारे साथ, उत्कर्ष का मतलब बोलो बढ़ना, मगध कैसे बढ़ा इसकी कहानी चलनी। तो हम चाहेंगे कि बढ़िया से 1 मिनट मेरे साथ सुनेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। मगध जो क्षेत्र आप देख रहे हो अभी बिहार में
गया, नालंदा, जहानाबाद, इन सभी जो क्षेत्र देख रहे हो इन्हीं को हम लोग मगध जोन कहते हैं। मगध में एक खासियत क्या थी, मगध में जो राजगीर है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। उस समय लड़ाई झगड़ा के लिए बहुत सेफ सुरक्षित जगह है, क्योंकि पहाड़ों पर मेन पत्थर आसानी से मिल रहा है जो लड़ने के लिए चाहिए। दूसरा, मगध के जंगल में हाथी बहुत ज्यादा थे और उस जमाने में मेन लड़ाई हाथी की होती थी। आजकल जमाना चेंज हो गया, पहले ताकत जिसके पास है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आजकल वो लाठी भैंस खत्म हो गया, जिसका अकल उसका भैंस है। आजकल ताकत का जरूरत ही नहीं। आजकल तुम देखे होगे कि एक से एक मशीन आ गया है। हो सकता है कि 20 किलो के आदमी रहे, हिलते रहे, और वो भी किसी जेसीबी को चलाना जानता है तो बैठ के बड़ा बड़ा अपार्टमेंट को गिरा कर दे रहा है। देख रहा है कौन गिरा रहा है, तो मुश्किल से 20 किलो होगा, और बड़ा बड़ा पिलर को धर के उड़ा दे रहा है। तो कहां ताकत का काम? उस जमाने में ताकत का ही काम था। और राजगीर में जंगल में हाथी है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, चारों ओर से सुरक्षित है, और योग्य शासक इसको मिले। ये मगध के उत्कर्ष की मेन कहानी है। और इसमें मगध महाजनपद की जो शुरुआत है, सबसे पहला कौन सा वंश है, तो सबसे पहला मगध की जो कहानी होती है वो बृहद्रथ वंश से शुरू होती है। सुनते जाएंगे, एक मिनट हमारे साथ ध्यान दे दीजिए, बस आपके क्लियर हो जाएंगे। बृहद्रथ वंश के बारे में बस थोड़ा सा सुनना है आप लोगों को, और तब धीरे धीरे फिर हरियक और से सुना चले। लेकिन आप अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि बताओ मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश जो ज्ञात है वो कौन सा वंश है? बृहद्रथ वंश। एक राजा है बृहद्रथ, उसी ने मगध में अपना शासन करना प्रारंभ किया। लेकिन बृहद्रथ के बारे में कहा जाता है कि इसकी 2 रानियां थी, वो वृद्ध हो चला था, उसके कोई पुत्र नहीं थे, और बृहद्रथ का कोई बेटा नहीं है। तो जब बेटा नहीं है बृहद्रथ का, तो बड़ा चिंतित हुआ कि मेरे बाद कौन राज पर चलाए। तो एक ऋषि मुनि आए, बृहद्रथ बड़ा अरमान से ऋषि मुनि को अपना दुखड़ा सुनाया कि हमने आज तक किसी को तकलीफ नहीं दिया, फिर ईश्वर किस चीज का बदला लिए, कौन चलाएगा मेरे बाद? तो ऋषि बड़ा प्रसन्न हुए और बृहद्रथ को एक आम दिए कि लो ये आम पत्नी को देना, तुम्हारे संतान प्राप्ति होगी। और बृहद्रथ की 2 पत्नी थी, दोनों को बहुत मानता था। अब बृहद्रथ चिंता में है कि किस पत्नी को दे। तो बृहद्रथ अब सोच रहा है कि अगर एक को देंगे तो दूसरी पत्नी कहेगी कि हाँ वो उसको मानते हैं ज्यादा। ये तो बड़ा टेंशन की बात है, 2 पत्नी और एक आम, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो बृहद्रथ बीच का रास्ता निकाला कि चलो संतान हो चाहे नहीं, लेकिन पत्नी से लड़ाई ना हो, आम को काट के दोनों को दे दो, और एक ही आम के 2 टुकड़ा करके दोनों पत्नी को खिला दिया। और ऋषि मुनि के आशीर्वाद से दोनों पत्नियों के संतान हुए, लेकिन दोनों के जो संतान हुए वो हाफ हाफ पार्टी हुए। ये भी अद्भुत था, आधे आधे पार्टी ही संतान के हुए, मतलब एक अलग एक पत्नी से द्वारा जन्म हुआ और दूसरे अलग दूसरे पत्नी के द्वारा जन्म हुआ। अब तो जो है बृहद्रथ बड़ा परेशान है, ऋषि मुनि के पास गया, कहा कि तुम ऐसा क्यों किया? तुमको महाराज मेरी 2 पत्नी थी, दोनों को बराबर मानते थे, तो हमने ऐसा किया। ऋषि मुनि कहा कि कोई बात नहीं है, चलो दोनों पार्ट जो है उसको लाओ। और ऋषि मुनि दोनों को जरा सा एनर्जी लगा के संग कर दिए, जोड़ दिए। तो राजा है जरासंध। ये देखो जरासंध नाम क्यों पड़ा, नाम समझ में आया? हाँ, ये संधि है, संधि, संध मीन संधि है, और ये दोनों पार्ट को जोड़ दिए तो जरा संधि। अब चूंकि ऋषि मुनि के आशीर्वाद से जरासंध बना है, तो जरासंध को एक वरदान मिला कि तुमको कोई नहीं मार सकता, तुमको अगर कोई मारेगा भी तो फिर से जिंदा हो जाओ, क्योंकि तुम ऑलरेडी 2 पार्ट जुड़ के बने हो। लेकिन हाँ, अगर इस दोनों पार्ट को कोई अलग करके फेंक देगा तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अगर कहीं दोनों पार्ट जुड़ा हुआ है, बीच से कोई गर्दन काट दे, कोई पैर काट दे, कोई हाथ काट दे, कोई बात नहीं, तुम्हारा 2 पार्ट जो जुड़ा हुआ फिर से सेल डेवलप करेगा, तुम जिंदा हो जाओ। तो बड़ा विचित्र इसको आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद के कारण जो जरासंध है वो एकदम फॉर्म में रहता है कि किसी से लड़ना है तो हमको तो आशीर्वाद है, कौन मार सकता है? कोई हमको नहीं मारेगा। और जब हमको आशीर्वाद मिला, हमको तो गर्दन भी काट दोगे तो हम 2 पार्ट का जुड़े हुए सिस्टम है, फिर से जिंदा हो जाएंगे। और ये जरासंध अत्याचार करना शुरू करता है। दूसरी कहानी का पार्ट है, एक और अत्याचारी राजा है जो यही सूरसेन जो अभी कहानी सुन रहे थे मथुरा, इस राजा का नाम है कंस। ये भी उतने अत्याचार कर रहा है। अब देख रहा कंस की कहानी समझ में आ रहा है कहां? तो कंस और इसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये कहां राजगीर का है और वो कहां मथुरा, देख लो कहां पे पार्ट चल। लेकिन अगुवाई तो दूर में ही होते हैं। अब जैसा एल्टीना है वैसा पसंद पड़ेगा, ये भी दुष्ट है वो भी दुष्ट है, एल्टीना पसंद आ गया। और इसीलिए जरासंध ने अपनी बेटी का विवाह कंस से किया। जरासंध कंस के ससुर है, तो रिश्ता भी समझ में आ गया हो। तो रिश्ता तुम लोग को क्लियर हो गया कि जरासंध कंस का कौन है? ससुर। और इस कंस को कृष्ण ने मार दिया। कंस के बारे में तो जान ही रहे हो ना। तो कंस की हत्या किसने किया? कृष्ण ने। अब कृष्ण ने हत्या कर दिया तो जरासंध को बड़ा धक्का लगा कि हमारे दामाद को मार दिया, कंस को दामाद है इसका। तो अब जरासंध 17-18 बार जैसे गजनवी आक्रमण आगे करेगा। हर साल जरासंध मथुरा पर आक्रमण करेगी। कहा गया कृष्ण पकड़ो उसको, कृष्ण को तो हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे दामाद को मारा, और इसलिए कृष्ण को हम किसी हाल में नहीं छोड़ सकते। और जब हमला करे कसके तो कृष्ण डर से भाग गया वहां से, क्योंकि जरासंध के बारे में तो तुम अभी सुना कि इतना पहलवान है, किसको कोई काट दे कुछ कर दे फिर से जीवित होगा। अब ये बैठ के दिमाग में लगाना कि सर ऐसा हो सकता है कि नहीं, सच्ची घटना की झूठी घटना। तुम बात को समझो जो ऐतिहासिक इवेंट। अब बात को हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पे अब देखिए हम लोग अब देखें कि इस समय अब कृष्ण बार बार अब समझ गए कि जरासंध के प्रकोप से हम बच नहीं पाएंगे। तो कृष्ण सोचिए जरासंध के डर से मथुरा छोड़ के गुजरात के द्वारका भाग गए। देखो द्वारका में जो है कृष्ण चले गए, किसके डर से? इस जरासंध के डर से। तो जरासंध कितना प्रतापी राजा होगा मगध का, कल्पना तुम कर सकते हो। इस जरासंध ने अपने राजगीर में एक अखाड़ा बनाया था, जरासंध का अखाड़ा। अभी भी घूमने जाओगे तो बोर्ड लगा हुआ हो। अब देखो जो बच्चे हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा वहां बोर्ड जरासंध का अखाड़ा, पता नहीं क्या आगे बढ़ गया। अब तुम उस बोर्ड को देखोगे तो इनके ज्वाइंट वाला पार्ट याद आएगा कि अरे बेजोड़ व्यक्ति यहाँ रहता था और किसी को चैलेंज डाल ठोकता था कि आ जाओ मेरे साथ अखाड़ा में लड़ो। किसी को भी हराने में क्षमता रखता था। इस व्यक्ति की क्षमता इतना ही से समझ लो कि कृष्ण जिसको भगवान का डर से मथुरा छोड़ करके और द्वारका गुजरात भागे हुए, तो कृष्ण भी डर से जिसके भाग गया उसकी ताकत का क्या करना। तब जब कृष्ण भाग गए तब अब जरासंध मगध में अपना एकदम स्टैटिक रहा कि अब चलो भाग गया, सही है, बदला हमने लिया अपने दामाद क्या त्याग। अब यहाँ पे कहानी के दूसरे प्रसंग है। धीरे धीरे अब महाभारत में युधिष्ठिर अब अपना कुरुक्षेत्र पर अपना जीतने के बाद कब्जा करता है। अब उस समय एक सिस्टम है कि अगर आप सब महाजनपद के राजा आपको कबूल करते हैं कि नहीं बढ़िया है तो आपको चक्रवर्ती राजा का दर्जा मिलेगा। तो कृष्ण समझा रहे हैं, चक्रवर्ती माने चारों दिशाओं को जीतने वाला। तो कृष्ण समझा रहे हैं युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को कि सब राजा तुमसे हार मान लेगा, तुमको हेड मान लेगा, एक को छोड़ के। इस 16 जो महाजनपद देख रहे हो सब कहेगा कि नहीं आप हेड है, आप चक्रवर्ती है, मान लेगा, लेकिन एक आदमी नहीं मानेगा। वो कौन है? जरासंध, क्योंकि कृष्ण को जान रहे थे। तो इन लोग कहे कि तब भेष बदल के चला जाए, क्या स्थिति। प्लान को हम लोग समझे और भेष बदल करके कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम ये सब लोग भेष बदल करके पहुंच गए यहाँ ब्राह्मण के भेष में कि कुछ मिले। और ब्राह्मण के भेष में जब वहां गए तो वही पहले अभी अखाड़ा में नहीं, अभी इनके पास है। और जरासंध को कहे कि हम लोग ब्राह्मण है। जरासंध कहा कि मांगो जो मांगो, हमसे जो मांगोगे हम देंगे। तो उन लोग कहे कि जी अभी इन लोग का मौन है, अभी नहीं बोलते इन लोग। कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि इन लोग अभी मौन है, कल इन लोग का मौन टूटेगा तो मांगेंगे। तब तक इन लोग क्या किए, ब्राह्मण के जो भेष में थे इंटरनल इनके पार्ट में गए, मतलब इनके जो और बहुत करीबी है
उन लोग से कृष्ण भी जानने का प्रयास किया कि आखिर ये हारता क्यों नहीं है, मरता क्यों नहीं। उसमें कृष्ण को जानकारी ये मिली कि ये दो पार्ट से जोड़ के बना है और दोनों पार्ट अगर कंप्लीट अलग होगा और फेंक दिया जाए अलग अलग तभी मर जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों पार्ट ज्वाइंट है बीच से कोई पार्ट काटेंगे तो ये नहीं मरेगा, क्योंकि यहाँ दो पार्ट। एक नई जानकारी मिली। अब इसमें जब उन लोग मांगने के लिए सुबह मुंह खोलने के लिए तैयार हुए तो उस समय जरासंध पहचान लिया कि कृष्ण यही है, यही है। ये भाग रहा था, भेष बदल के आया है, पहचान लिए तो जरासंध अब फौर में आ गया, कहा मैं कायर नहीं हूं पकड़ के मारूंगा, लेकिन तुम अब कैसे हमसे लड़ोगे जो चुनो और उसके बाद हमसे फरियाना होगा। जीत गया तो कोई बात नहीं, मरेंगे, अरे तो हम तो मरेंगे। उस समय धर्म की लड़ाई चलती। धर्म की लड़ाई का मतलब महाभारत वगैरह में भी सूर्य अस्त होना शंख फूके जाते थे। सूर्य उगा है तो शंख फूके जा रहे हैं और शंख फूकने के बाद तब लड़ाई शुरू और फूक दिया तो लड़ाई बंद। मतलब अगर सूर्य ढल गया और इधर से शंख फूक दिए तो कोई गिर भी गया और तलवार मारने जा रहे हैं और शंख फूका गया तो नहीं मारना है, बच गया, फूका गया, कल आना फरिया ले। ये धर्म की लड़ाई चलती थी। ये नहीं था कि प्रथम विश्व की घर में भी मार दिया, सेना तो छोड़ दीजिए, घर में ये बम पटक दो, सार पार कर। उस समय जो सेना है वही लड़ेंगे और वो भी अपनी क्षमता से लड़ेंगे। अगर ऐसे शंख फूकने के बाद मार दिया तो उसको लोग कायर करते। तो ये भी एकदम चैलेंज ठोक दिया कि चलिए जो है। तो जरासंध कहा कि मैं तुम लोग से मल्ल युद्ध करूंगा, मल्ल माने कुश्ती करेंगे, अपना अखाड़ा बनाए हुए थे, कुश्ती करूंगा, देखते हैं कौन तुम लोग कुश्ती में चुनोगे। तो कृष्ण कहे कि जिसको चुन लीजिए, हम लोग भी तैयार, हमको कहिए आ जाते हैं, नहीं तो हमारे साथ अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भीम है। भीम सबसे पहलवान था। तो जरासंध कहा कि मैं कायर नहीं हूं कि तुम जैसे दुबले पतले टिड्डे से लड़ूं, भीम को भेजो, भीम को जब हम बढ़ के हरा देंगे तो तुम लोग अपने समझ लेगा कि क्या रेंज, तुम्हारा पावरफुल भीम है ना, भेजो उसको, मल्ल युद्ध करेंगे। और भीम और जरासंध की लड़ाई उसी राजगीर में हुई है जहां जरासंध का अखाड़ा लिखा। अभी वर्तमान में अखाड़ा राजगीर घूमने जाओगे, वहां पे लिखा हुआ मिले। और उस अखाड़े में अब मजबूत कौन है, जरासंध। अब जरासंध भीम को कई पटकनियां दे रहा, भीम की हालत खराब हो रही है। अब कृष्ण तो देखे कि कोई उपाय नहीं बच रहा क्योंकि जरासंध एक प्रतापी राजा है। तब कृष्ण को समझ में आया कि अब तो ये मरेगा भी नहीं, क्योंकि कई बार जान के नाटक भी करता था, गिरता था, भीम इसके पूरे गर्दन मोड़ के इधर से उधर कर दिए, फिर सीधा करके शुरू हो जाता था, क्योंकि जान के कहता था कि देख लो मेरा हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो, गर्दन तोड़ दो, हमको कुछ नहीं होगा, फिर सही हो जाएगा, फिर तुमको मारेंगे। तो कृष्ण देखे कि अगला नौटंकी जब करेगा तो अब भीम को हम समझा देते हैं, अब बोल नहीं सकते, तो सब कहेगा कि धर्म युद्ध नहीं किया, तो छल से मार दी। तो कृष्ण क्या किए, बगल में पुवाल एक खेर गिरा हुआ था, उस खेर को लेके दो टुकड़े में भीम के सामने खींचे और बार बार वही टुकड़ा करते हुए दिखाए। भीम इशारा समझ गए कि जैसे खेर को दो टुकड़ा करना है वैसे ही जरासंध को दो टुकड़ा करना हो। और वही जैसे ही जरासंध हल्का मटियाया तो एक पैर पर चढ़ के और दूसरा पैर को हटाया, तो जो संधि था जरासंध वो दोनों पार्ट अलग करके फेंक दिया और जरासंध की मृत्यु हो गई। तो उस अखाड़े में भीम अपना जो है हराए है किसको, जरासंध। तो हम लोग को केवल आपको क्वेश्चन ये पूछेगा, बृहद्रथ वंश के प्रतापी राजा कौन थे, जरासंध। जरासंध किस वंश से संबंधित है, बृहद्रथ वंश से। और बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन है, रिपुंजय। अब जल्दी बताओ, क्या बृहद्रथ के पास, जरासंध के पास अस्थायी सेना है, नहीं। अस्थायी सेना रहता तो सेना लड़ता, आपने कुश्ती क्यों कर। अस्थायी सेना है, नहीं। क्या इसके पास टैक्स नियमित है, नहीं। ये वंश उसी प्रकार का लगभग है जैसे लेटर वैदिक पीरियड में चल रहा था। अब मेन यहां से मगध की हिस्ट्री शुरू होती। जरासंध के पतन के बाद अब यहीं पर एक नया वंश का डेवलपमेंट होता है जिसका नाम है हर्यक वंश। अब देखो, हर्यक वंश के बाद तब आएगा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद आएगा नंद वंश। सुनेंगे, हमको इस लेसन का वंश सभी बच्चे का क्लियर चाहिए और मैं जीरो लेवल से चल रहा हूं। पहला तो आपका बृहद्रथ वंश का काम हो गया क्योंकि उसके पास नियमित सेना नहीं है, पहली बार नियमित सेना अस्थायी कर ये सब कौन लगाएगा, हर्यक वंश। और जब आपको हम कहेंगे मगध का उत्कर्ष तो कहिएगा सर मगध का उत्कर्ष मत कहिए, बड़ा हसीन ढंग से हुआ है, खूबसूरत ढंग से हुआ है, हसीन याद रखना, हसीन माने खूबसूरत। मगध का उत्कर्ष तो कहना कि बड़ा हसीन ढंग से हुआ है, कहना हसीन माने तो जी हा से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद। बोलो हसीन एकदम क्लियर है सबका। अब इसके एक एक राजा की बात चलेगी हर्यक वंश से। तो पहले जल्दी से नीचे लिख दीजिए बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश, नीचे डैश करके लिख दीजिए बृहद्रथ वंश, नीचे डैश करके मगध महाजनपद का, मगध महाजनपद का प्राचीनतम ज्ञात राजवंश, प्राचीनतम ज्ञात राजवंश, प्राचीनतम ज्ञात राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश था, नीचे डैश देखिए, इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ था, बृहद्रथ था। नीचे स्टार लाके डैश लिख दीजिए, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, बोलिए सबसे प्रतापी कौन है, वेरी गुड, जरासंध थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। नीचे डैश लिख दीजिए, इस वंश का सबसे अंतिम शासक, इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन है, रिपुंजय है। अंतिम शासक रिपुंजय है, रिपुंजय। मतलब इस वंश के बारे में एक बहुत साधारण जानकारी आप में होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी-कभी जान के कह देता है कि मगध का प्राचीनतम राजवंश है और हर्यक भी दे देता है, शिशुनाग भी दे देता है, बृहद्रथ भी दे देता है। अगर ये चॉइस में है तो प्राचीनतम का आंसर बृहद्रथ हो, फिर हर्यक मारोगे तो 0 नंबर हो जाए। बोलिए क्लियर है सबका ना। अब यहां से हसीन मतलब हा से बोलिए हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद। अब नीचे हेडिंग दीजिए हर्यक वंश, हर्यक वंश। हाँ देखिए, बच्चे पूछ रहे हैं मौर्य वंश का अंतिम बृहद्रथ था, वो बृहद्रथ अलग है, फिर ये जिंदा होने वाला नहीं है, इसमें अलग है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें अलग उधर अलग, तो इसमें बृहद्रथ अलग है जो सबसे प्राचीनतम है, बाकी मौर्य वंश का जो होगा वो अलग हो जाएगा। चलिए तो आप हर्यक वंश हेडिंग दे दिए सबको ना, चलिए ध्यान दीजिए। अब सभी लोग बढ़िया से हमारे साथ एक बार समझिए, तुरंत क्लियर हो जाए।
हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो सभी लोग को मालूम है हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार बहुत बढ़िया काम किया। ये पहला राजा है जिसने अस्थायी सेना रखा। ये पहला राजा है जिसने नियमित कर प्रणाली को प्रारंभ किया। इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई लेसन से हम सुन रहे थे कि नियमित सेना नहीं, तो आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार नियमित सेना किसने रखा? बिंबिसार। पहली बार नियमित कर किसने लगाया? बिंबिसार। बिंबिसार क्या किया, मानचित्र में हम लोग चलेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। बिंबिसार एक आइडिया लगाया। आइडिया क्या लगाया? वो देखा कि हमेशा उस समय लड़ाई झगड़ा बड़ा ज्यादा होता था, जो मजबूत राजा है कमजोर को अपना हटा दे। तो इसने एक आइडिया टेक्नोलॉजी क्या लगाया, वो टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझिए। ये कहा कि जहां जहां मजबूत है वहां ससुराल बना लेते हैं। तो हमारा मजबूत ससुराल हो गया, तो हमको कब डर है ही नहीं, हम पर कौन हमला करेगा? तो उस समय देखो 16 महाजनपद में 2 महाजनपद ऐसे थे जो प्राचीनतम गणतंत्र है, सभी के राय से चलने वाला राजतंत्र नहीं था। और विश्व का पहला गणतंत्र की बात जो होती है यही वज्जी में है, और दूसरा नंबर यही मल है। जो वज्जी और मल देख रहे हो साधारण नहीं है। अमेरिका कहता है कि विश्व का पहला लोकतंत्र हम स्थापित किए, और अमेरिका ये भूल जाता है कि तुम आजाद कब हुए हो। तो सोचो 1776 में आजाद हुआ है और हम पढ़ रहे हैं 6वीं सदी ईस्वी पूर्व, 0 से भी 600 साल पहले, और वहां है विश्व का सबसे पहला गणतंत्र। और ये वज्जी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। वज्जी का जो राजधानी वैशाली देख रहे हो, यहाँ पहली बार राजा राय लेके प्रजा से चलते थे, सलाह। अब बताओ आज भी राजा अगर चाहे तो राय सलाह तो ले ही सकता है, भले उसकी इच्छा करे चाहे नहीं करे। अब उसको कुछ भी करना है। अब उसको अगर इच्छा ही था कि कश्मीर जो आप देखे 370 हट के, तो कुछ नहीं, केवल शासक यही करते कि एक पोर्टल वेबसाइट पेज बना देते और कहते कि मैं प्रजा की राय जानना चाहता हूं, 370 रहे तो यस में टिक लगाइए और हटा दे तो 2 में टिक लगाइए। सब जानता है कि वो क्वेश्चन अगर इंडिया में वायरल की महत्वपूर्ण वोट है, 1 महीना के अंदर वोट दें, आधार कार्ड डाल करके वोट देना है। तो ये निश्चित था कि अगर नहीं हटाए में ज्यादा होता तो जिसको हटाना है तुरंत व्हाट्सएप में डालता, भाइयों कल तक डेट है, अपना आधार कार्ड जरूर हाँ बदलिए, मौका है, जरूर डालता, और ले देकर के इसकी स्थिति हाँ में बदल ही देता। क्योंकि ज्यादा लोग हाँ वाला चाह रहा है हट जाए, और कुछ नहीं करता, केवल 1 महीना का वोटिंग करा लेता और कहता कि जनता की राय हमने सुन लिया, ज्यादा लोग हाँ कर रहे हैं इसलिए 370 हटा दे रहे। तो जनता कितना खुश होती, कहती हम दिए थे वोट, हम हाँ में दिए थे, देखो हट गए। ये ऐसा सिस्टम वज्जी में उस जमाने में था जो अभी हम कल्पना करवा, आज भी नहीं। अगर मंदिर राम मंदिर बनाना है, अब वहां पर कुछ नहीं करे, केवल कहे कि जो जगह मिला है मित्रों मैं पूछना चाहता हूं वहां अस्पताल बने, वहां मंदिर बन जाए, वहां पे जो है स्कूल कॉलेज खुल जाए, जो आप ज्यादा चीज करेंगे। अन्य सलाह, एगो सलाह का भी लाइन दे दे, अपना आधार कार्ड से एक व्यक्ति एक ही वहां पर राय दे सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि स्कूल कॉलेज वाले की संख्या ज्यादा कभी होगा? ढेर लोग कहेगा कि भाइयों मंदिर एकदम यहाँ करो, एकदम यस करो, तो इस्लाम से मुस्लिम होंगे वो कहेंगे भाइयों एकदम अपना ग्रुप में इतना फैलाओ कि एकदम तुरंत स्कूल खुले, अस्पताल खुले। और उसमें अगर हारने लगेंगे तो हिंदू लोग कहेगा कि भाइयों उधर जीत रहा है, देखो इतना जल्दी इसको गांव फैला दो। तो कई लोग जबरदस्ती जाकर मंदिर तो करवा ही देता, और तब इतना ही करवा देता, कहते कि राय आ गया है, इतना लोग बोला है और इसीलिए हमारी राय से चल रहा है, आइए लीजिए हम बना। तो इतना करने से ये होता प्रजा की डायरेक्ट राय जान रहे, और इससे फायदा क्या होता कि अब प्रजा अपने आप को उसमें जुड़ी हुई पाती कि ना हम एकदम बिना राय सलाह के नहीं हो रहा। और यही चीज वज्जी और मल में उस जमाने में चल रहा है। तो अब आप समझ गए कि कितना प्राचीनतम एक गणराज्य। और वज्जी वैशाली जो देख रहे हो सबसे मजबूत, यहाँ कई वंश है जिसमें प्रसिद्ध है लिच्छवी। लिच्छवी जो तुम देख रहे हो ये बड़ा मजबूत है, और जो वज्जी चाहता था वो होता था। तो अजात शत्रु देखा कि सॉरी इसमें बिंबिसार देखा कि ऐसा करते हैं, हमारा मेन कंपटीटर जो हम देख रहे हैं मगध, ये मगध जो मेरा मेन है, अगर हम गंगा पार ससुराल बना लेते हैं तो टेंशन फ्री हो जाएंगे, मजबूत तो वही। और इसीलिए उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी, बोलो किससे, जल्दी बोलिए, तो चेलना से विवाह किया। लिच्छवी राजकुमारी कौन है? चेलना। और यहां इनके ससुराल बन गए वैशाली, गंगा पार ससुराल। अब जब उधर से ही मजबूत हो गए तो उनकी स्थिति फिर आई। कौशल का राजा जो तुम अभी देख रहे थे, अयोध्या वाली बात, ये भी मजबूत थे, देखते देखते काशी तक लपेट लिए थे, मैंने काशी तक बनारस तक का एरिया वो लपेट लिए थे प्रसेनजीत करके। तो ये देखे कि उधर भी मजबूत हो गया है। उस समय बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था, तो धीरे धीरे वहां भी टेक्नोलॉजी लगा के कौशल के राजा की बेटी है कोसला देवी, तो कोसला देवी से भी विवाह कर ली। और जब कोसला देवी से विवाह किए तो प्रसेनजीत के जो पिताजी हैं इतना खुश हुए कि नहीं बढ़िया हमारा दामाद मिला है, लोग काशी से जो मेरा इनकम होगा उस सब हम तुमको पहुंचा दें। काशी तो तुमसे दूर है, अब तुम कहां राजगीर में हो, काशी कहां, तो हम ऐसा करेंगे काशी से जितना सालाना आय होगा हम अपनी बेटी को देंगे, मतलब तुम्हें दान में मिल जाएगा। तो देखिए कोसला देवी के विवाह से कितना हाई लेवल इनका हो गया। पूरा काशी का जो सालाना इनकम है वो भी मिल रहा है बिंबिसार को। इस साइड वज्जी वैशाली एकदम मजबूत समझिए इधर हो गया। अब यहाँ पे जब दो दो जगह ससुराल हो गया और डर एकदम खत्म हो गया, तो बिंबिसार का ठहरो, ये अंग को तो लपेट ही लेते हैं। इधर बगल में अब कहा रहेगा, हमको हारने लगेंगे तो दोनों जगह से मदद मांगेंगे और एकदम सही हो जाए। और इसीलिए आपको क्वेश्चन आएगा कि भागलपुर को, अंग को मगध में किसने मिलाया? तो कहोगे कि अरे समझ गए, अंग मैंने भागलपुर बगल में, बस बिंबिसार पार लगा दी। तो अंग को जो तुम देख रहे हो मगध में मिलाने वाला बिंबिसार है, और इसको जीत लिया। जहां और जीतने का कारण दो दो जगह ससुराल है, मैंने इसके कारण जीत गया। तीसरा एक और ससुराल हाई लेवल का है, और वो एकदम सीधे कश्मीर में है, मद्रकुल। एकदम देख लो कितना हाई लेवल पे दूर में जाके ससुराल। तो बच्चे बताओ मद्रकुल, उसकी रानी का नाम क्या है? क्षेमा। मद्रकुल की रानी कौन है? क्षेमा। तो 3 पत्नी, चेलना, कोसला देवी और क्षेमा। कभी कोई पूछता है कि इसका, चूंकि ये भी क्वेश्चन अपोजिट आता है, कौन सा राजा वैवाहिक संबंध से अपनी स्थिति मजबूत की? तो वो बिंबिसार ब्याह शादी से अपना एकदम ऐसा जगह ससुराल बना लिया कि एकदम पूरा फुल पावर आ गया। तो वैवाहिक संबंध से अपनी स्थिति को मजबूत किया। अब तुमने देखा मद्रकुल से विवाह, कौशल के राजकुमारी कोसला देवी से विवाह, लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह, 3 जगह अब विवाह है, तो बीच में बेचारा अंग लपटा गया। बोलिए क्लियर सबका? अंग को जीतने के बाद उसने अपने बेटा अजात शत्रु को अंग का हेड बना दिया। अब अजात शत्रु अंग का हेड है। धीरे धीरे अजात शत्रु को लगने लगा कि चांस कम बच रहा है, हो सकता है चांस ना भी मिले। तो इसीलिए अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। उस समय में बेटा अपने पिता को मार देता था, कई बार ऐसी घटनाएं होती थी। तुमको लग रहा होगा बड़ा आश्चर्य, मारने का रीजन था क्योंकि कम उम्र में विवाह हो जाते थे, तो बेटे और पिता की उम्र में 12-13 साल 14 साल का गैप होता था। तो कई बार ऐसा बेटा को लगने लगता था कि बेटा हो गया 60 साल के, बाबूजी को मैं तो 74-73, और 73 साल में बाबूजी टनाटन है, बेटे 60 साल में क्या कर रहा है। तो बेटा को कभी कभी लगने लगता था कि बाबूजी अभी 20 साल से कम नहीं टिकेंगे, 74 है और 20 94, उससे पहले आउट होने का चांस कम है। और हमारी जो स्थितियां 60 हो गए, खूब जिएंगे, 10 साल और 70 में मर जाएंगे, तिजोरी मिलने का चांस कम है, राजा बनने का चांस कम है। क्यों? क्योंकि बाबूजी अभी टनाटन है, मेरा उम्र मरने के, हम उनसे पहले मर जाएंगे। तो उस कंडीशन में शॉर्टकट रास्ता अपनाता था कि तिजोरी तो धरना है ना, राजा कैसे बनेंगे, तो बाबूजी को ही पार लगा।
अब तो जब भी पिता की हत्या की बात करेंगे तो रीजन तुम लोग साइंटिफिक समझ गया है। इसी कारण से अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दिया। उसको पितृहंता कहते हैं। हत्या तो कर दिया, आसान था, लेकिन जिसका 3-3 जगह ससुराल है, वो मार देगा तो नानी घर से संबंध समझ लो कैसा हो। अब जैसे ही मार तो दिया, ये मगध का राजा तो बन गया, बस बज्जी आंख तरेने लगा कि है तुम मार दिया हमारे दामाद को। कौशल के राजा कहे कि मार दिया तो ठीक है, अब काशी से एक चवन्नी भेंट नहीं होगा, तुम काशी का पैसा जाता था ना, कुछ भेंट नहीं होगा। अब अजात शत्रु समझ गया कि हम पर कभी भी हमला हो सकता है। इसलिए अजात शत्रु ने पहला काम क्या किया, राजगीर के किला बंदी किया। पहाड़ को चारों ओर से घेर के तैयारी कर रहा, वो जान रहा है कि बज्जी बहुत मजबूत है, वो अगर एक बार चल दिया तो हम जीत नहीं पाएंगे, हम मार तो दिए। दूसरा, वो जान रहा था कि आक्रमण गंगा पार से ही होगा, क्योंकि इसलिए रिवर हमने बनाया था, क्योंकि बज्जी भी गंगा पार है, कौशल भी गंगा पार है। अब बुरा हो रहा है राजगीर में, तो उसने सोचा कि क्यों नहीं गंगा के किनारे हम सेना डाले रहे, एक झोंक लड़ेगा तब तक हमको सूचना मिल जाए, तब तक हम तैयारी ठीक कर लेंगे। और इसीलिए अजात शत्रु पहला ऐसा राजा है जिसने पटना की स्थापना किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, सुनेंगे बढ़िया से। कई बच्चे का पटना की स्थापना में उद्यान में जगह रखता है, उसको अभी सुनोगे ठीक से तो तुम्हारा कंसेप्ट आएगा, क्या कंसेप्ट पर ध्यान देना। अब जो हम समझाने जा रहे हैं उसको सुनना, क्योंकि इसको हमेशा खतरा है इधर से। तो इसने क्या किया, जो गंगा और सोन का संगम, कई बार रिवर भी पूछता है, तो गंगा और सोन का संगम दानापुर के पास है, वहीं पर इसने सैनिक छावनी डाल दिया, सेना डाल दी, और वो पाटलिपुत्र कहलाया। तो पाटलिपुत्र में सैनिक छावनी की स्थापना किसने किया, अजात शत्रु। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, अजात शत्रु। अजात शत्रु मारे। अब अजात शत्रु अब फॉर्म में है। सबसे पहले वो सोचा कि बज्जी को ठीक करना होगा। ठीक कैसे होगा, तो वहां कई तरह के वंश हैं, सब मिलकर के डिसीजन लेके तब फैसला करते हैं, सब एक रहेंगे तो हम उसको हरा नहीं पाएंगे। तो इसने जान करके उनमें फूट डालने की पूरी नीति अपनाई। ऐसा ऐसा चिट्ठी लिखा अपने से और नीचे नाम उसका वाला दे दिया, और जान करके हल्का गिरा दिया कि वहां तक पहुंच जाए, और उसके पास जो चिट्ठी दिया वो दूसरा पहुंचा दी, और अपने लोगों से करके बज्जी में फूट डाल दी। और जब फूट डाल दिया तो बज्जी हल्का कमजोर हुआ लेकिन अभी भी मजबूत। तो अजात शत्रु पहला ऐसा राजा है जो नया टेक्नोलॉजी का हथियार बनाया, रथ मुसल और महाशिला कंटक, क्योंकि उसके बिना वो जीत नहीं पाता। रथ मुसल का मतलब रथ पर यह मुसल है, बड़ा बड़ा लोहा का सब सामान है, पत्थर है। महाशिला कंटक रबर जैसा स्ट्रक्चर बनाया और उसमें पत्थर फेंक सकते थे। अब सोचो, पहला रॉकेट जैसा डिजाइन बनाया, जैसे गुलेल है, ये अपना राजगीर में रह ही रहा है, तो राजगीर के पहाड़ पे पत्थर खूब है, तो वो अपना लोड कर लिया कि पत्थर लोड करो, गुलेल टाइप में बनाओ, अब बस इधर से पत्थर 20 किलो और खींच के छोड़ दो, जिस दुश्मन के सेना पे जाएगा वो अपना चक्कर खा के वहीं उलट जाएगा। इसके पहले तलवार वगैरह की लड़ाई है, ये देखो नया डिजाइन की लड़ाई। और इसी रथ मुसल और महाशिला कंटक के कारण ये बज्जी हार गया और पूरे वज्जी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। नानी घर गायब। देखा कैसे नानी घर मामला हुआ। तो आपसे पूछे जाएंगे रथ मुसल और महाशिला कंटक, तो कहना कि वो अजात शत्रु। वज्जी को मगध में किसने मिलाया, अजात शत्रु। अन्न को किसने मिलाया, बोलो, बिंबिसार। सब पूछेंगे हम कौन किसने मिलाया, एक एक स्टेप चले। अब इसके बाद बारी थी कौशल का, क्योंकि वो भी टैक्स देना बंद किया। कौशल जब सुना कि बज्जी जैसा मजबूत हार गया, सेना को घुमाया कि क्या, प्रसेनजीत की हालत खराब, कौशल के राजा प्रसेनजीत तुरंत हार स्वीकार कर लिया कि ऐसा कोई बात नहीं है तो तुम्हारा यहाँ का मामा ही हम तुम्हारे। प्रसेनजीत अब पूरे मनाए हैं, कोई नहीं तो भगना से ही लड़ेंगे, चलो कोई बात नहीं है, तुमको काशी का जो इनकम है कंटिन्यू जाते रहे। और काशी का इनकम फिर से इनको कंटिन्यू हो गया। अब अजात शत्रु की स्थिति काफी मजबूत हो गई। कहा जाता है कुछ जगहों पर कि अजात शत्रु को भी उसका बेटा उदाइन मार दिया, क्योंकि एक परंपरा चल रही है ना, एक बार सीख जाके ऐसा ही गद्दी मिलता है तो बेटा फिर वही चीज करेगा। अब उदाइन जो देख रहे हो, ये पहली बार महत्व समझा कि राजगीर रहने से फायदा नहीं है। क्यों, इधर से हमला का कोई डर नहीं है, जो हमला होना है जो उधर होना है। इसीलिए अगर हम अपनी राजधानी पाटलिपुत्र डालेंगे तो वहां से गंगा ही तो टपना होगा, आसान होगा। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, उदाइन ने बनाया। और ये पाटलिपुत्र जब कैपिटल हो गया तो नगर का डेवलपमेंट होगा। अब क्वेश्चन को सूक्ष्म रूप से समझिएगा, गलत नहीं हो। पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया, तो आंसर उदाइन होगा। अजात शत्रु मारोगे तो 0 नंबर होगा। नगर हटा दे, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, अजात शत्रु। देखो क्वेश्चन का कितना स्लाइटली डिफरेंस है। कई बच्चे सेट बनाते हैं तो उनको मिल जाता है उदाइन, कई लोग को मिल जाता है अजात शत्रु। अब वो बेचारा बैठ के काटने में लगा रहता है। क्वेश्चन को समझ, अगर दे देगा पाटलिपुत्र नगर तो बिल्कुल उदाइन होगा, केवल पाटलिपुत्र तो अजात शत्रु होगा। बोलिए एकदम क्लियर सबका। अब इसमें उदाइन के बाद तब अनिरुद्ध है, मुंज है। अब अंतिम हर्यक वंश का शासक कौन है, नागदशक। नागदशक की हत्या शिशुनाग करके नया वंश बनाएगा शिशुनाग वंश। तो पहले ये हर्यक वंश का लगभग बेस क्लियर है सबका, नीचे इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया जाए। चलिए लिख दीजिए हर्यक वंश, नीचे लिखिए बिंबिसार। हर्यक वंश बिंबिसार, ये हेडिंग हो गया, बिंबिसार घेर देंगे, नीचे डैश देके बिंबिसार में कई बात लिखेंगे। नीचे लिख दीजिए पहला शासक जिसने अस्थाई सेना रखा, पहला शासक जिसने अस्थाई सेना रखा, अस्थाई सेना रखा। शासनकाल इसका 544 ईस्वी पूर्व 6ठी सदी चल रहा है। उस सब लिख के लीड बर्बाद और दिमाग में जगह बेकार का भरना। उस सब डेट फिर हिस्ट्री मतलब कई बच्चा डेट समझता है, डेट छोड़ के बाकी चीज बचता है वो इतिहास। कहीं कहीं डेट, अब डेट केवल, अब बताओ मकान का मतलब केवल सीमेंट होता है, नहीं, मकान का मतलब ईंट है, पिलर कहीं कहीं। अब कई लोग सोचता है खाली पिलर मतलब मकान हो। अब तुमको मैं यहां लिख दे 544 ईस्वी पूर्व, तो मैं इतना ही जानता हूं कि लीड बर्बादी का एक हिस्सा कभी नहीं आएगा, किसी एग्जाम में नहीं आएगा। तुम केवल दिमाग में रखना 6ठी सदी ईस्वी पूर्व हो गया। कहीं कहीं पिलर ढालना पड़ेगा, जहां अब प्रथम बौद्ध संगीति हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, उसका डेट केवल ध्यान रखना। बाकी जगह डेट लिखना ही बंद कर दो, क्योंकि लिखोगे तो दिमाग को लगेगा कि ये वाला याद नहीं होता है, लिखो मत। दिमाग कहेगा कि बस इतना तो तुमको हम याद करवा ही देंगे, बस याद हो। तो इसीलिए बाकी जहां इंपॉर्टेंट डेट का एकदम अति आवश्यक काम होगा, हम खुद लिख देंगे कि ये डेट इंपॉर्टेंट। जैसे 6ठी सदी ईस्वी पूर्व हमने लिखा कि उस समय लोहा का प्रयोग हुआ, वो डेट एकदम याद चाहिए। बाकी समय इस समय का डेट वगैरह नहीं रखोगे, 2-3 कारण से। पहला, बौद्ध साहित्य अलग डेट देंगे, जैन साहित्य अलग डेट देंगे, ब्राह्मण साहित्य अलग डेट देंगे, और इन डेटों में वेरिएशन होता है। विवाद वाली कोई बात आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाता जनरली। अब कहीं भी विवाद हो गया 2-3 पुस्तक में तो रहेगा नहीं, आप सभी में लगभग समान है, तो वो डेट आपको रह सकता है। तो चलिए अब जल्दी से बिंबिसार पहली बार लिख दिया सब कोई, अस्थाई सेना का विकास, नीचे लिख दीजिए डैश देके पहला शासक जिसने नियमित कर लागू किया,
नियमित कर लागू किया। नीचे अस्तार लगा के लिख दीजिए, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध के द्वारा, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध के द्वारा, वैवाहिक संबंध के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। वैवाहिक संबंध के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया, अपनी स्थिति को मजबूत किया। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश देखिए, पहला विवाह लिच्छवी राजकुमारी, पहला विवाह लिच्छवी राजकुमारी चेलना से हुआ। कहीं कहीं भी लिखता चेलना, लिच्छवी राजकुमारी चेलना से हुआ, चेलना से हुआ। दूसरा विवाह, दूसरा विवाह कोसल की राजकुमारी कोसला देवी से हुआ। दूसरा विवाह कोसल की राजकुमारी कोसला देवी से हुआ, कोसल की राजकुमारी कोसला देवी से हुआ। नीचे डैश देखिए, तीसरा विवाह, चाहे इसी में 1 मिनट और लिख देना, कोसला देवी से हुआ जिसमें, दहेज वाली बात इसमें ध्यान रखना, कोसला देवी से हुआ जिसमें दहेज में, दहेज में काशी से प्राप्त आय, काशी से प्राप्त आय प्रति वर्ष देना निर्धारित हुआ। काशी से प्राप्त आय प्रति वर्ष देना निर्धारित हुआ, प्रति वर्ष देना निर्धारित हुआ। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए, तीसरा विवाह, तीसरा विवाह मद्र कुल की राजकुमारी, मद्र कहां है? जम्मू कश्मीर। मद्र कुल की राजकुमारी, मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से हुआ। तीसरा विवाह मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से हुआ, क्षेमा से हुआ। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए, बिंबिसार ने, बिंबिसार ने गिरिब्रज, गिरिब्रज, गिरिब्रज को ही क्या कहते हैं? राजगृह। गिरिब्रज ब्रैकेट में राजगृह को अपना राजधानी बनाया। गिरिब्रज ब्रैकेट में राजगिरी को अपना राजधानी बनाया, अपना राजधानी बनाया। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश देखिए, बोलो कौन सा क्षेत्र को जीता? अंग। अच्छा कोई बच्चे जानते हो इसमें अंग का राजा कौन था? तो अंग का राजा था ब्रह्मदत्त। कई बार अच्छा डीप लेवल पे क्वेश्चन होता है, तो ऐसे मान लो अभी तुमको जान के नहीं लिखा है, बिहार स्पेशल फिर पढ़ोगे हिस्ट्री, तुम्हें एक एक करके खोद के सब चलना होगा, अंग में कौन था, ब्रह्मदत्त कहां तक था, तो तुम्हें स्पेशल फिर डीप रेंज में जाएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल में तो बिहार का एक एक महाजनपद डिटेल पढ़ना होता है, तो वहां पे ब्रह्मदत्त वगैरह करेंगे। अभी हम आपको केवल बता दिए, अभी केवल अंग जितवा के छोड़ रहे हैं, फिर बिहार स्पेशल हिस्ट्री होगा तो अंग का डिटेल आपका चलेंगे। चलिए तो नीचे अस्ताल लगा के डैश लिख देना, बिंबिसार ने अंग को जीतकर, चंदन जी देखिए बहुत बढ़िया बात बोले, कर्ण भी अंग का था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। महाभारत में कर्ण का नाम सुने हो ना, तो कर्ण भी अंग का ही रहने वाला था। और अभी जो आपको नाम बताए थे जस्ट अभी, जरासंध याद है ना, जरासंध भी अंग पर बड़ा अत्याचार किया था, और इसीलिए कर्ण और जरासंध के बीच कई दिनों तक लड़ाई चली। लेकिन पहला व्यक्ति कर्ण ही था जिनको जानकारी मिली थी कि जरासंध को अलग अलग करके 2 दिशाओं में फेंकेंगे तो मर जाएगा। तो कर्ण ने खबर भेजवाया कि तुम्हारी कमजोरी हम जान रहे हैं, कैसे मरोगे, और तुमको पैर दोनों तरफ से अलग कर देंगे ना तो समझ में आ जाएगा। और जब ये लिखा तब जरासंध समझ गया कि हमारी कमजोरी वो जानता है, और इसी कारण जरासंध कंप्रोमाइज कर लिया था कर्ण से कि ठीक है चलो अंग को हम नहीं तंग करेंगे, तुम जब बोल रहा था नहीं करेंगे, लेकिन चलो ये बताना नहीं किसी को, बात समझ लीजिए। तो एक कर्ण की कहानी में जरासंध में वहां पे जुड़ता है। तो चलिए ये बता रहे हैं, देखो बीच बीच में बात इसलिए करते हैं कि उससे दीर्घकाल तक याद रहेगा, नहीं तो तुम भूल जाओगे कि कर्ण कहां का था। याद आएगा हमेशा तुमको कि हाँ याद आ गया, ये जरासंध ऐसा बदमाशी कर रहा था, दोनों में लड़ाई हुई थी। चलिए तो अब नीचे लिख दिए सब भाई। हाँ, बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध के साम्राज्य में मिलाया, बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध के साम्राज्य में मिलाया, मगध के साम्राज्य में मिलाया, मगध के साम्राज्य में मिलाया। और वहां का शासक, प्रशासक कर दो, शासक को दे, और वहां का प्रशासक, प्रशासक में देखभाल करने वाला, और वहां का प्रशासक बोलो किसको बना दिया? वेरी गुड, अजात शत्रु को बनाया। वहां का प्रशासक अजात शत्रु को बनाया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, बिंबिसार का एक राजवैद्य था, वो इतना फेमस था कि सोचो अवंती की बात करें तो मध्य प्रदेश में, अभी हमने मानचित्र में आपको अवंती दिखाया था, उज्जैन जिसका कैपिटल है, अभी देखे थे ना, तो मध्य प्रदेश में ये सोचो अवंती है, और ये देखो यहाँ पे राजगीर है। और चर्चा मिलता है कि अवंती के एक राजा थे चंड प्रदोत, इनका नाम कभी कभी पूछता है, चंड प्रदोत्य। अब चंड प्रदोत्य जो अवंती के राजा है, सोचो ये राजा को जॉन्डिस हो गया, पीलिया रोग, और उस जमाने में जॉन्डिस का इलाज नहीं है। अब चंड प्रदोत की तबीयत एकदम खराब रहने लगी, मरनासन होने लगी, जितने भी वैद्य थे सब कहे कि अब चांस नहीं है। तो अंतिम रूप से चंड प्रदोत को मालूम चला कि एक वैद्य मेन है इंडिया लेवल का, मतलब उस समय के बाद कितना ही इंडिया लेवल का हो जाए, और वो वैद्य है इसके दरबार में, बिंबिसार के दरबार में, नाम है जीवक। अगर ये देखेगा तो तुम सही हो सकते हो। तो अवंती के राजा चंड प्रदोत सोचिए अपना दूत भेजा कि एक कृपा कर दीजिए, हम मरनासन है, अपना वैद्य हमारे इलाज में भेजिए। और बिंबिसार ने जीवक को कहा कि जाओ देख लो, और जीवक जब वहां गया तो इसके इलाज जीवक शुरू किया, चंड प्रदोत ठीक हो, और इसीलिए जीवक एकदम फेमस वैद्य हो गया। आपको पूछा जाएगा जीवक वैद्य किसके दरबार में थे? बिंबिसार के दरबार में। तो नीचे डैश पे लिख दीजिए, बिंबिसार के दरबार में, बिंबिसार के दरबार में, बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य जीवक था, बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य जीवक था, जिसने, राजवैद्य जीवक था जिसने अवंती के राजा, अवंती के राजा चंड प्रदोत्य का इलाज किया।
अवंती के राजा चंड प्रद्युत्य का इलाज किया। अवंती के राजा चंड प्रद्युत्य का इलाज किया। अवंती के राजा चंड प्रद्युत्य का इलाज किया। बोलो यहां तक क्लियर सबका ना? बोलो इसकी हत्या कौन कर दिया? इसी का पुत्र अजातशत्रु। नीचे डैश लिख दीजिए। बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया। बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया। बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु ने किया। लिखा गया सबसे? अब नीचे हेडिंग दे दीजिए अजातशत्रु। हाँ, अजातशत्रु की मां कौन थी? चेलना मां थी उसकी। चलिए नीचे लिख दीजिए अजातशत्रु। चलिए ध्यान दे सबको, अजातशत्रु से ही फिर हम लोग चलेंगे और अगले दिन राजपाट आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। नंद वंश के समय बाहर से आक्रमण सिकंदर का होगा और बाह्य आक्रमण सिकंदर वगैरह अगले क्लास में लगभग सब लाइन अप हो जाएगा। तब फिर इसके वंश कंप्लीट होने के बाद इसी में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब पढ़ोगे इस पूरे वीक में चले। और तब इस पूरे वीक में जैसे ही देखेंगे एकदम ठीक से सीख गया तो फिर एक टेस्ट हो जाएगा। वो टेस्ट जैसे ही दोगे तो टेस्ट के दौरान आपके 20 क्वेश्चन फिर वैसे रहेंगे जो रेडीमेड 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें बुद्धि लगाना, बुद्धि जितना अच्छा लगाओगे उतना तेज होते चले जाओ। और इस पार्ट के बाद सिर्फ एक पार्ट मौर्य तक समझ लिया तो एकदम मुस्कुराते रहो, हिस्ट्री तुम्हारा। फिर हिस्ट्री में दिक्कत नहीं है। मौर्य काल तक अगर बच्चे समझ लेते हैं तो हमारा खुश हो जाते हैं कि एंशिएंट में इसको कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछेगा